सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं और आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना होमवर्क भी बराबर लिख रहे हैं बराबर। तो यहाँ पर अभ्यास के स्वाध्याय के जो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पहला प्रश्न है कि शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? आकांक्षा ने इच्छा बराबर। तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे और उनकी मृत्यु के बाद उसे अच्छी तरह से संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मलता, अनिशुद्धता, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था बराबर, साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी जी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूता उद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। ओके, फिर थर्ड प्रश्न है कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए बराबर। तो क्या छात्रों के दिशांत जिसे कहते हैं कि कन्वोकेशन बराबर, यानी डिग्री के लिए। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। ओके, फिर बच्चों यहाँ पर दिया हुआ नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रश्न है कि देखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न 2 कि परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। परिच्छेद आने की पैराग्राफ, रेखांकित आने की अंडर लाइन बराबर।
कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों का अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद उन शब्दों को क्या करना है, शब्दकोश के क्रम में लिखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता उसे क्या करना है, उसे अच्छी तरह से अपनी नोट में उसे लिखना है। बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़, यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया हुआ, कि हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते। अमिट के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़, सुदृढ़ है सुंदर और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। इस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है। वही पुष्प एवं पल्लवित होकर संसार के सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है वही आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बनता है। तो इसे क्या करना है, इसे अपने सीक्वेंस में इसको लगाना है। बराबर। और फिर यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उन शब्दों को क्या करना है, उन शब्दों का अर्थ हमें लिखना है। बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर जो है पहला जो शब्द यहाँ दिया हुआ रीड, रीड यानी जिसे कहते हैं कि मतलब कि पीछे का जो आपका जो जिसे करोड़रज्जु कहते हैं उसे मेरुदंड। ओके। और फिर यहाँ पर है अमिट, अमिटा ने अटल, अमिटा ने अटल। फिर है आधारशिला, आधारशिला ने नींव। और फिर इसके नीचे किसके नीचे लाइन है, खाद। बराबर, खाद। तो जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ से खाद कहते हैं। फिर यहाँ पर है पल्लवित, पल्लवित यानी कि विकसित करना। ओके। फिर सौरभ, सौरभ यानी यहाँ पर देखो सौरभ, सौरभ यानी सुगंध। और फिर लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि सभ्य, सभ्य यानी शिष्ट। बराबर। अब इन शब्दों को क्या करना है, अल्फ़ाबेट के हिसाब क्रम से इसे लिखना है। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा, बराबर, अमीट आएगा। ओके। फिर उसके बाद है कि जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। और फिर आधारशिला ने नींव। और फिर है रीढ़ यानी मेरुदंड। और पल्लवित यानी विकसित। और सभ्य यानी शिष्ट। और फिर उसके बाद है कि जो यहाँ पर दिया हुआ सौरभ, सौरभ यानी सुगंध। इस तरह से। और फिर बच्चों यहाँ पर देखेंगे अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि इस इकाई से हमें लाल बहादुर के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए, अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। बराबर। और फिर बच्चों ये जो चौथा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न 4, एक शेर था, उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणी ने उन सबको सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप इस कहानी को आगे पढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा।
बच्चों ये कहानी तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं, बराबर। तो बहुत अच्छी तरह से कहानी लिख सकते हैं कि पहला स्टार्टिंग तो दिया हुआ है कैसे उतारा। तो चींटी कहाँ रहती है? चींटी बिल में रहती, मिट्टी के अंदर, और वहीं बहुत सारी चींटियाँ को ले गई चींटी, ओके। जहाँ सो रहा था, कौन सो रहा था? शेर सो रहा था। वहाँ जाकर सभी चींटी शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उनके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता है। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है न। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर बनकर दिखा दिया। तो जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला, नुक्कड़ सर्कस निकाला, ओके। इसलिए कभी भी बच्चों इस पार्ट में कहने का मतलब इस कहानी से कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई शेर है तो कोई सवा शेर है, यानी सभी एक से क्या है, एक से बढ़कर करके एक हैं। तो यहाँ पर मतलब कि स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा समाप्त हुई, और आने वाले समय में हम भाषा संचिता करेंगे। और आपके इन प्रश्नों के उत्तर आप यूट्यूब के माध्यम से भी लिख सकते हैं, PDF में से भी देखकर लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।